नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी ईवीएम पर मचे बवाल की। बताएंगे कि पुडुचेरी चुनाव में कैसे फंसी बीजेपी। जानेंगे कि संघ के खिलाफ सिखों की सर्वोच्च संस्था ने क्यों पास किया प्रस्ताव। किसानों के आंदोलन में क्या था आज खास, और बुलेटिन के आखिर में बात क्या तेल के दाम में मिलेगी राहत। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी। पहले 2 चरण में कई स्थानों पर गड़बड़ी के लिए केंद्रीय जवानों को ठहराया जिम्मेदार। डीएमके नेता स्टालिन के दामाद के घर आयकर विभाग की कार्रवाई पर राहुल गांधी का ट्वीट। बीजेपी को दिख रहा है हार का डर, इसलिए विरोधियों को कर रही है परेशान। पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायण सामी की विधानसभा चुनावों को लेकर एनआर कांग्रेस नेता रंगास्वामी को सलाह। बीजेपी से रहे सावधान, पुडुचेरी में जीता एनडीए तो अपने वादे से पलट जाएगी बीजेपी। रंगास्वामी को नहीं बनने देगी सीएम। पुडुचेरी में रंगास्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है एनडीए। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में दिल्ली भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सीएम केजरीवाल। लंदन के मेयर से मिला न्योता। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। असम के विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे दौर का कल मतदान हो गया, लेकिन मतदान के बाद एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही गया, साथ ही निष्पक्ष चुनावों पर भी सवाल खड़े हो गए। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवालों के घेरे में आ गई है। आयोग तमाम सफाई तो दे रहा है, लेकिन उसकी सफाई हर किसी के गले नहीं उतर रही है। तो क्या है मामला जिससे चुनाव पर उठ रहे हैं सवाल? देखिए रिपोर्ट। ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ताजा मामला असम से सामने आया है, जहां असम के करीमगंज में लावारिस कार में ईवीएम मिलने के बाद सियासी दलों ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। ईवीएम मिलने के बाद से इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। करीमगंज जिले के कनिसैल कस्बे में एक बोलेरो गाड़ी में रखी ईवीएम मिली है। गाड़ी में उस समय कोई नहीं था। शुरुआती जांच में पता चला है कि बोलेरो गाड़ी पाथरकांडी निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। जिला निर्वाचन अधिकारी लोगों की शिकायत पर गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां कोई मतदान अधिकारी या चुनाव आयोग का कोई कर्मचारी नहीं मिला, ना कोई दावेदार आया। इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी राजनीतिक दलों से ईवीएम के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। ईवीएम मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हर बार चुनाव के दौरान ईवीएम को निजी वाहनों में ले जाते हुए पकड़े जाने पर कई चीजें एक होती हैं। पहला, गाड़ी आमतौर पर भाजपा उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों के होते हैं। अपने अगले ट्वीट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा, इस तरह के वीडियो को एक घटना के रूप में लिया जाता है और बाद में खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ ही बीजेपी अपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए करती है जिन्होंने ईवीएम को निजी गाड़ियों में ले जाने के वीडियो को उजागर किया होता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, तथ्य ये है कि इस तरह की कई घटनाओं की सूचना दी जा रही है और उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई शुरू करने और सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा ईवीएम पर पुनर्मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से सामने आए स्पष्टीकरण में ये बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद अधिकारी ने एक निजी गाड़ी कर ईवीएम मशीन को ले गए, जो गाड़ी भाजपा उम्मीदवार की थी। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि ईवीएम ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया। इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने उक्त मामले में 4 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। आयोग सफाई दे रहा है, कार्रवाई का भरोसा भी दिया जा रहा है, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता जरूर सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में बीजेपी का प्रचार अभियान भी आ चुका है। दरअसल पुडुचेरी में बीजेपी के प्रचार के लिए जो तरीका अपनाया गया, उसे लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो प्रचार में क्या गड़बड़ी कर रही थी बीजेपी, जिसे लेकर सख्त दिखा हाईकोर्ट? देखिए ये रिपोर्ट। पुडुचेरी में बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है। यही वजह है कि पहले उसने नारायणसामी की सरकार को गिरा दिया और अब जब चुनाव हो रहा है तो उसमें भी जबरदस्त खेल कर रही है। लेकिन बीजेपी की इसी चुनावी चाल पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना चाबुक चला दिया। मतदाताओं के आधार कार्ड का प्रयोग करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के आधार कार्ड का प्रयोग एक गंभीर मामला है और इससे गोपनीयता भंग हो रही है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी
DYFI ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि चुनाव से वोटर्स को अपना संदेश देने के लिए उनके आधार कार्ड का प्रयोग किया गया है। DYFI ने कहा कि पुडुचेरी में बीजेपी ने बूथ लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप को आमंत्रित लिंक भेजने के लिए मतदाताओं के आधार कार्ड के डाटा का यूज किया। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये एक चौंकाने वाला आरोप है कि केवल आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल फोन पर SMS संदेश मिल रहे हैं। UIDAI को जवाब देने के लिए पर्याप्त आधार है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया, साथ ही उसकी जिम्मेदारी को भी याद दिलाया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर्स की गोपनीयता की रक्षा के लिए एक संवैधानिक संस्था है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि UIDAI को उन चिंताओं और आरोपों का जवाब देना चाहिए जो राजनीतिक अभियानों को बढ़ावा देने के लिए पुडुचेरी में बीजेपी के जरिए केवल आधार लिंक्ड मोबाइल नंबरों पर बल्क SMS भेजे गए थे। इस आधार के मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। इससे साफ है कि प्रचार के चक्कर में बीजेपी फंसती दिख रही है। पुडुचेरी में बीजेपी का पूरा प्रचार अभियान सवालों के घेरे में आ चुका है। लोगों के गोपनीय डाटा का इस्तेमाल चुनावों में हो रहा है, जिसे लेकर हाईकोर्ट भी सख्त दिख रहा है। हाईकोर्ट बीजेपी पर सख्त है तो बीजेपी की करीबी RSS पर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था SGPC ने भी सख्ती दिखाई है। तो आखिर क्या फैसला किया है SGPC ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है संघ। देश में हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों को मानने वालों के अधिकार कम करना चाहता है संघ। अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रचार कर रहा है संघ। ऐसे आरोप अभी तक देश में विपक्षी दलों द्वारा लगाए जाते थे, लेकिन पहली बार सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर आरोप लगाते हुए SGPC ने प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि दुखद है कि लंबे समय से दूसरे धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दखल के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। संघ दूसरे धर्मों की आज़ादी को लेकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटा है। केंद्र सरकार को सभी धर्मों के अधिकार और आज़ादी को बनाए रखने का काम करना चाहिए, न कि RSS की कोशिशों को लागू करने में जुटना चाहिए। जो भी तत्व अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। SGPC के प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि भारत एक बहुधर्मीय, बहुभाषीय, बहुजातीय देश है। यहाँ हर धर्म का देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान है। खासकर सिख समुदाय का आज़ादी की लड़ाई में जान गंवाने वालों में 80% लोग सिख समुदाय के हैं। इस प्रस्ताव में SGPC ने RSS पर अल्पसंख्यक समुदाय को उसके मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संघ द्वारा अल्पसंख्यकों के मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश हो रही है। 17वीं शताब्दी में मुगलों ने भी इसी तरह के प्रयास किए थे, जिनका सिख गुरुओं ने जोरदार विरोध किया था। 9वें सिख गुरु तेज बहादुर ने अन्य समुदायों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये प्रस्ताव SGPC अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की उपस्थिति में पास किया गया। इसमें अकाल तख्त जत्थेदार भी उपस्थित थे। SGPC में संघ के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ तो बीजेपी उसके बचाव में आ गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह ने कहा कि मैं SGPC को चुनौती देता हूं कि वो एक भी ऐसा मामला लाएं जिसमें हिंदुओं ने सिखों का धर्म परिवर्तन करवाया हो। RSS की कार्यप्रणाली पर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने सवाल उठाए हैं। वैसे सवाल तो बीजेपी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे किसान। देखिए ये रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन किसान अपनी मांगों के चलते दिल्ली बॉर्डर पर अब भी कायम हैं। साथ ही आंदोलन को लंबा चलाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं। कभी ट्रैक्टर मार्च निकाला तो कभी भारत बंद का आह्वान किया। विरोध की इसी कड़ी में अब किसानों ने KMP एक्सप्रेसवे को पूरे 24 घंटे तक बंद रखने का ऐलान किया है। ये वो रास्ता है जहां से व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हजारों वाहन गुजरते हैं। किसानों ने एक बार फिर सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई है। हालांकि किसान इस मार्ग पर पहले भी जाम लगा चुके हैं। इसके साथ ही 3 महीने से इस एक्सप्रेसवे पर टोल भी आंदोलनकारियों ने फ्री करवा दिया है। लेकिन इस बार के किसानों की इस रणनीति से सरकार पर दबाव पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं किसान देश के अलग अलग राज्यों में महापंचायत भी कर रहे हैं, जहां किसान अपनी मांग पर कायम है और सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं किसानों के लिए ये महीना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ किसानों पर खेतों से खड़ी फसलों को निकालकर मंडियों तक पहुंचाने के कार्य का भार रहेगा,
तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शनों से लेकर जाम और बॉर्डरों पर तय किए गए कार्यक्रमों में पहुंचने का दबाव भी, ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। किसानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसान तब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती। अब किसानों की इस रणनीति का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने ही बयान के चलते घिरती दिख रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार रही हैं और वो अब दूसरी सीट की तलाश कर रही हैं, जहां से वो विधानसभा चुनाव जीत सके। पीएम के इस दावे के बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। पीएम के बयान पर टीएमसी ने तीखे अंदाज में जवाब दिया है और पीएम को ही सेफ सीट चुनने की नसीहत दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। नंदीग्राम में वोटिंग हो चुकी है और इसके साथ ही ममता बनर्जी की हार और जीत को लेकर अलग अलग दावे भी होने लगे हैं। टीएमसी आत्मविश्वास में है कि ममता चुनाव जीत चुकी हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी रैलियों में दावा कर रहे हैं ममता बनर्जी नंदीग्राम। पीएम मोदी ने गुरुवार को हावड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। दीदी, अभी भी आखिरी चरण के लिए नामांकन का समय बाकी है। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी और एक सीट पर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये सच है क्या? दीदी पहली बार नंदीग्राम गई, आपको जनता ने दिखा दिया, अब कहीं और जाओगे, बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। पीएम का ये बयान उस समय का है जब नंदीग्राम में वोटिंग समाप्त भी नहीं हुई थी। वोटिंग समाप्त होते ही टीएमसी की ओर से जवाब आ गया। टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को जवाब देते हुए ट्वीट किया, दीदी नंदीग्राम जीत रही हैं, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन का अंत हो चुका है। अपने झूठ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें, क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की ओर से भी पीएम को जवाब दिया गया। ममता ने कहा कि मैं आपकी पार्टी की सदस्य नहीं हूं, जो आप मुझे बताएंगे कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। मैं नंदीग्राम से ही जीतूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब टीएमसी की ओर से पीएम मोदी को दिए जा रहे जवाब से 2024 के चुनावों को लेकर भी अटकलें तेज होती जा रही हैं। अब ये अटकलें कितनी सही साबित होती हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किसके कितने दावे सच होते हैं, वो जानने के लिए सभी की नजरें 2 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। बंगाल में क्या होगा ये 2 मई को तय हो जाएगा, लेकिन आपकी सेविंग पर ब्याज दर भविष्य में क्या होगा? क्या सरकार इसे कम करेगी, और कम करेगी तो ये फैसला कब होगा? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 31 मार्च को जिस तरह से वित्त मंत्रालय की ओर से सेविंग योजना पर ब्याज दर कम की गई और अगले ही दिन आदेश को रद्द कर दिया गया, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर सरकार को ये फैसला रद्द क्यों करना पड़ा? देखिए ये रिपोर्ट। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का फैसला सरकार वापस ले चुकी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ जैसी तमाम योजनाओं पर ब्याज कटौती के आदेश पर सरकार 24 घंटे तक नहीं टिक पाई। 31 मार्च की रात आदेश जारी हुआ और 1 अप्रैल की सुबह इसे वापस ले लिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। अधिकांश छोटी बचत योजनाएं सीनियर सिटीजन और मध्य वर्ग के लिए चलाई जाती हैं और देश की बहुत बड़ी आबादी इस योजना से जुड़ी हुई है। इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें एक पश्चिम बंगाल भी है। बीजेपी को चुनावों में पश्चिम बंगाल से बहुत उम्मीद है। पार्टी की ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है। 2 चरण का मतदान हो चुका है। 1 अप्रैल को दूसरे दौर की वोटिंग से पहले जब लोगों को पता चला कि उनकी सेविंग पर ब्याज कम कर दिया गया तो लोगों में गुस्सा देखा जा रहा था, लेकिन तभी खबर आई कि सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है, इसलिए गुस्सा सड़क पर नहीं दिखा। छोटी बचत योजनाओं में यदि सरकारों की हिस्सेदारी की बात करें तो नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा योगदान है। एनएसएसएफ में बंगाल का योगदान 15.4% है और ये भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का नंबर आता है, जबकि 5वें नंबर पर 4.8% योगदान के साथ तमिलनाडु है और तमिलनाडु में भी चुनाव चल रहा है। यहाँ अभी सरकार एआईएडीएमके की है, जो एनडीए का हिस्सा है। सरकार का यह फैसला चुनावों पर असर डाल सकता था, इसलिए तुरंत ही बचत योजना पर ब्याज कम करने के फैसले को वापस ले लिया गया। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर फिर ब्याज कम कर दिया जाएगा। वैसे एनएससी और पीपीएफ जैसी तमाम सेविंग स्कीमों पर
ब्याज दर कम करने का फैसला मोदी ने पहली बार नहीं लिया है। 1 अप्रैल 2020 को ही छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में कमी की गई थी। अब इसकी ब्याज दरों में 1.40% तक की कमी की गई थी और इस बार कमी की जा रही थी 1.10% की। सरकार सफाई दे रही है कि गलती से आदेश जारी हो गया। और बुलेटिन के आखिर में बात, क्या तेल के दाम में मिलेगी राहत? देश में बढ़ती तेल की कीमतों ने लोगों का तेल निकाल रखा है। सरकार केवल लोगों को मामूली राहत दे रही है, लेकिन 10 से 20 पैसे की गिरावट से जनता का बोझ कम होने वाला नहीं है। इसी महंगाई को लेकर विपक्ष कई बार मोदी सरकार को घेर भी चुका है। वहीं अब लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि भारत की बात न मानने वाले ओपेक प्लस देश आखिरकार अमेरिकी अनुरोध पर तेल उत्पादन बढ़ाने पर राजी हो गए हैं, जिसका असर देश में भी देखने को मिलेगा। पीएम मोदी हमेशा दावा करते थे कि मनमोहन के राज में तेल से लेकर रुपए की कीमतों ने हमेशा रुलाया है, लेकिन उनके राज में तो कीमतों को लेकर ऐसे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए ही भारत ने ओपेक देश से अनुरोध किया था, लेकिन मोदी सरकार को इस मामले में नाकामी हाथ लगी। मगर अब अमेरिका की पहल से भारत की जनता को भी राहत मिल सकती है। भारत की बात ना मानने वाले ओपेक देश आखिरकार अमेरिकी अनुरोध पर तेल उत्पादन बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। ये बढ़त मई से शुरू होगी। मई में 3,50,000 बैरल प्रतिदिन, जून में 3,50,000 बीपीटी और जुलाई में 4 लाख बीपीटी उत्पादन बढ़ाया जाएगा। ईरान के पेट्रोलियम मंत्री बिजान जंगानेह ने इस बात की पुष्टि की है कि जुलाई तक कच्चा तेल उत्पादन समूह के द्वारा 11 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाया जाएगा। इससे कच्चे तेल के दाम में कमी आ सकती है और शायद इसके असर से भारतवासियों को भी पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती का राहत मिल सके। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने नए सिरे से सऊदी अरब से ये आग्रह किया था कि वो तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर विचार करें। इसके पहले अमेरिका और भारत सरकार बार बार ये अपील करती रही है कि तेल के उत्पादन में बढ़त की जाए, लेकिन ओपेक प्लस देश इसे अनसुनी करते रहे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो ओपेक प्लस देशों के इस रवैये से काफी नाराज भी दिख रहे थे। बावजूद इसके ओपेक ने बात नहीं मानी, जिसका खासा असर भारतीय जनता को उठाना पड़ा। मगर अब राहत की उम्मीद दिख रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।